तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से जो हमें मोटिवेशन मिलता है और जिसके कारण हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आने के लिए उपलब्ध होते हैं। और हमारी इच्छा और कामना रहती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर हमारे जो चैनल से हमारे पढ़ रहे हैं उनको जो है पूर्णतः सफलता प्राप्त हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते हैं ताकि एक भी प्रश्न जो है इधर से आपके बाहर से ना मिल पाए। ठीक है, तो चलिए आइए एक विश्वास और एक उमंग और एक जोश के साथ जो है आज अपने इस प्रैक्टिस सेट की जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी दृढ़ विश्वास के साथ जो है अपने कोशिश और जो अपनी मेहनत, अपने लगन को जो है आप सभी लोग बरकरार रखिए, क्योंकि सफलता जो है मेहनत मांगती है। आप जितनी ज़्यादा उत्साह के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, अगर संकल्प के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो ही आप सफल होंगे। और एक आध परीक्षा अगर नहीं निकल रही है तो इसकी वजह से आप कभी जो है अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिएगा। ठीक है, हमेशा एक उत्साह के साथ जो है इस समाज को जो है जो सबकी इच्छा है, आपके माता पिता की जो इच्छा है, जो समाज आपको ताना मारते हैं, उन सब से जो है उसको आप एक अपना मोटिवेशन बनाइए। ठीक है, और अपने अंदर उत्साह भरिए और जो है अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। आप जो है जरूर एक दिन सफल होंगे। ये हमारी जो है आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आ चुका है, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए कहता है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, और बी कहता है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी, और सी कहता है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत जो है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, और डी कहता है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। तो बताइए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या जरूरी है बताइए? तो जरूरी है निर्वाचित होने से तुरंत जो है उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है दूसरा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बताइए कैसे? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और बी कहता है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और सी कहता है केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और डी कहता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका तीसरा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा तथा जो है यथा अभी निश्चित संख्या में है? बताइए, सी है 1991 की जनगणना के द्वारा है, या 1981 की जनगणना के आधार पर है? ऑप्शन सी कहता है 1971 की जनगणना के अनुसार, और डी कहता है 1961 की जनगणना के अनुसार है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपकी 1971 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है चौथा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? बताइए, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 142 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार, और डी कहता है अनुच्छेद 124 के अनुसार। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी उसको। ठीक है, और आपके अनुच्छेद 121 में क्या है? अनुच्छेद 121 के अंतर्गत होता है कि सेम जैसे कि संसद में जो है किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद जो है आपका 121 का था, और इसी के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक समान होती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 121 आपका कहता है। ठीक है, और आता है ऑप्शन बी जो कहता है अनुच्छेद 142।
अनुच्छेद 142 के तहत क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। इन विशेषाधिकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अधिकार को मतलब उसका वो करता है, ठीक है। जैसे जिन मामलों में अभी तक कानून नहीं बना है उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ये जो अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 142 जो है ये किसको देता है, तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और आया आपका लास्ट है जो डी है 124 अनुच्छेद। 124 के अंतर्गत क्या है, तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में क्या बताया गया, इसके प्रावधान के बारे में जो है, इसकी जो चीज है उन सब के बारे में इसमें जो उल्लेख मिलता है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। इससे पूछा था, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है 5वां, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी, ऑप्शन सी कहता है फरुखुद्दीन अली अहमद, और डी कहता है नीलम संजीव रेड्डी। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वीवी गिरी महोदय जो थे उस समय वहां पे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे। अगर आपसे पूछे निर्दलीय जो है कौन जीते थे आपके, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे एक निर्दलीय राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता था, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 6वां, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। आपके जो है 3 सही है किससे, राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। और जो है एक उसमें से गलत है, 3 सही है और एक आपका जो है गलत होगा। वह संसद का एक संघटक भाग है, और बी कहता है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, और सी कहता है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और डी कहता है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो बताइए, इससे तो पूछा है जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। वो दोनों सदनों में जो है चर्चा में भाग लेता है, ये आपका गलत है। वो दोनों सदनों में जो है चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है। और जो है ये बस ये करता है कि दोनों सदन को एक साथ अगर किसी मामले पे बजट पे अगर विवाद हो जाता है तो उनको संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन, तो राष्ट्रपति जो है बुलाता है। वो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं बता सकता हूं लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसको किसको आता है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में जो संविधान से रिलेटेड प्रश्न थे उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि संविधान का जो है राष्ट्रपति दोनों संयुक्त सदनों की जो बैठक को किस अनुच्छेद के तहत जो है बुलाता है, ठीक है, ये बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, बताइए। भारत के महान्यायवादी, और बी कहता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, और सी कहता है एक राज्य के राज्यपाल की, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो बताइए किसकी, तो राष्ट्रपति जो है सभी की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है 8वां, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बताइए। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, और सी कहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, और डी कहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो बताइए कब से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर कब से रहता है, जब वो अपने पद पर ग्रहण करता है उस दिन से, ठीक है। अपने पद ग्रहण करने के दिन से जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 9वां, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, और सी कहता है आपातकाल की घोषणा करे, और डी कहता है अध्यादेश जारी करे। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये जो है राष्ट्रपति के जो है ये अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति को जो है कैसे द्वारा, तो महाभियोग की प्रक्रिया चला करके जो है हटाया जाता है, उसी प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने की सेम प्रक्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार से ही हटाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 10वां, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और तीसरा कहता है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। बताइए, नीचे कूट दिया है केवल एक तो 1 3, और डी कहता है 2 3। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 1 व 3 जो है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। क्या वित्त आयोग के अध्यक्ष करता है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की करता है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति ये नहीं करता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। ये किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपके अनुच्छेद 239 AA, ठीक है। कौन सा, मैं लिख देता हूं 239, ठीक है, 239 अनुच्छेद के AA के भाग 5 में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है क्या करता है, तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है ये इसको शक्ति नियुक्ति की जो है शक्ति प्राप्त
करती है। ठीक है, सब लोग नोट कर चुके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 11वां। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है बताइए विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन डी कहता है उत्तरी ध्रुव पर। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 12वां। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वो कहाँ उतरेगा बताइए। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और बी कहता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर, और सी कहता है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, और डी कहता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो बताइए कहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 13वां। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है बताइए। 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, और ऑप्शन डी कहता है 180 डिग्री। तो बताइए राइट आंसर क्या, सभी लोग को पता है कौन, तो आपका 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का क्या निर्माण करता है, कौन, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 14वां। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का आप चयन कीजिए। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा कहता है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, और तीसरा कहता है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता जो है, और चौथा कहता है अवसर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण की गति तीव्र होती है, और पांचवा कहता है सर्वाधिक मौसमी विषमताएं मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं। तो बताइए, नीचे कूट दिया 1 2 2 3 3 4 1 3 5। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो आपका 1 3 5 जो है ये पूर्णतः सत्य है, और बाकी आपका जो है चौथा और दूसरा जो है ये गलत है। उसकी गति जो होती है तीव्र नहीं होती है, वो धीमी रहती है। ठीक है, और पहला जो कहता है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे में को जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल सही है। और आपका जो तीसरा है पृथ्वी के अक्ष की जो समांतरता है वो है, और पांचवा कहता है आपकी सर्वाधिक मौसमी विषमताएं मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए 1 3 5 ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 15वां। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है बताइए। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, और डी कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो बताइए किस पे होती है, तो आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 16वां। एक स्थान की जो सही अंशांशी स्थिति हो सकती है वह है क्या है। 91 डिग्री उत्तर है, 45 डिग्री पूर्व है, 45 डिग्री दक्षिण है, 91 डिग्री पश्चिम है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो 45 डिग्री जो आपकी दक्षिण होती है। ठीक है, क्या एक स्थान की जो सही अंशांशी स्थिति हो सकती है वह क्या होती है, तो 45 डिग्री दक्षिण होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 17। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने वाला आधार होता है, बताइए क्या है। देशांतर रेखा होता है, अंशांश रेखा होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, या प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। तो बताइए कौन होती है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है 18वां। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है बताइए। 0 अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, और सी कहता है 50 डिग्री अक्षांश के पास, और डी कहता है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो कितने डिग्री अक्षांश के पास, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास क्या होता है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 19वां। मकर रेखा नहीं गुजरती बताइए। अर्जेंटीना से, ब्राजील से, चिली से, या बोलीविया से। तो बताइए मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आपके बोलीविया से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि किसने देशों से जो है मकर रेखा गुजरती है। आपकी ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, इन सब से जो है क्या आपकी मकर रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, तो आके इससे बोलीविया से नहीं, आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 20वां। किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी बताइए। 45 डिग्री उत्तरी, 27 डिग्री उत्तरी, 49 डिग्री उत्तरी, और डी कहता है 51 डिग्री उत्तरी। तो किस पे, तो आपके और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी इसके द्वारा तो यूएसए और कनाडा की सीमा जो है 1848 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादकता
कम सकल जैव पदार्थ अधिक तथा पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है। बताइए। ऑप्शन ए कहता है प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में, बी कहता है प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्रों में, सी कहता है मिश्रित जो है पारिस्थितिकी तंत्रों में, और डी कहता है निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्रों में। तो किसमें पाते हैं? तो प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्रों में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 22। किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता है? ठीक है, क्या किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण जो है अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? बताइए। प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, ए एवं बी दोनों में, या ऑप्शन डी कहता है मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो किसमें होता है राइट आंसर? तो आपके प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। ठीक है, इससे जो होता है जैव विविधता जो है कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय का जो है उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 23। अधोलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? बताइए। सवाना घास मैदान के, ज्वारी एस्चुरी के, फसल पारिस्थितिकी तंत्र के, ऑप्शन डी कहता है औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के। तो किसके होते हैं? तो आपके ज्वारी एस्चुरी के होते हैं। ठीक है, इसके जो होते हैं क्या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 24। अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? बताइए। पोषण स्तर 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के या चौथे के? तो अब घटक क्या होते हैं? तो ये आपके चौथे में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो है मांसाहारी शाकाहारी जो भी जीव रहते हैं उनको जो है ये सब वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबका वो करते हैं भक्षण। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 25। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? बताइए। कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, ऊर्जा का। तो किसका चक्रण नहीं होता है? तो आपके ऊर्जा का चक्रण जो नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 26। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? बताइए। शीतोष्ण घास स्थल पर, सवाना में, शंकुधारी वन में, ऑप्शन डी कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो कहाँ पे? तो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार का जो शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर जो होती अधिकतम होती कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 27। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से जो है समुद्री उत्पादकता बढ़ाते। बताइए। अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, पोषक को सतह पर लाकर, और तीसरा कहता है अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। बताइए उसमें से कौन सा जो आपके सही है? 1 2 सही है, 2 सही है, 2 3 सही, केवल 3 सही। तो बताइए सर केवल जो आपका दूसरा है वही राइट है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो है अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर ये नहीं, ये गलत है, और अस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर के ये भी गलत है। आपका पोषक जो है पोषकों को सतह पर लाकर के यही आपका सही है कि जो है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह के इसलिए क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषक तत्वों को जो है क्या करता है? पोषकों को सतह पर लाकर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 28। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण दिया है, दूसरा श्वसन है, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय है, और चौथा ज्वालामुखी क्रिया है। बताइए उपरोक्त में से कौन सी क्रिया है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? 1 4 2 3 2 3 4 और 1 3 1 2 3 4। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो सभी लोग को पता है कौन सा होगा? आपका श्वसन होगा, जैव पदार्थों का अपक्षय होगा, और आपका ज्वालामुखी क्रिया होगा। तो 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 29। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? बताइए। पहले नगरीकरण होगा, फिर प्रवास, फिर अस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण होगा। और बी कहता है पहले प्रवास होगा, फिर उसके बाद नगरीकरण होगा, फिर उसके बाद जो है अस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन सी कहता है अस्थापन होगा पहले, फिर प्रवास होगा, फिर उसके बाद नगरीकरण होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर उसका स्थिरीकरण होगा। और डी कहता है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगरीकरण, फिर प्रवास, फिर अस्थापन होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका पहले आपका नगरीकरण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? प्रवास होगा, फिर उसके बाद अस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। किसका? तो एक जैव अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 30। वर्षा की मात्रा निर्भर करती, बताइए, हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, और ताप
क्रम पर। तो बताइए किस पर निर्भर करती है? तो आपके वायुमंडल में जो नमी होती है उसके आधार पर जो होती है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है 31, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित बताए? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ऋग्वेद से कौन संबंधित है? तो आपका ऐतरेय, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और गोपथ से कौन सा है? तो इससे कौन सा आपका? तो अथर्ववेद है, ठीक है, इससे आपका अथर्ववेद है। और शतपथ से कौन सा है? तो शतपथ से आपका जो है यजुर्वेद है, ठीक है, इससे आपका यजुर्वेद है। और तैत्तिरीय से कौन सा है संबंधित? तो आपका जो है ये भी जो है आपका यही है, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी जो है आपका यजुर्वेद ही संबंधित है, ठीक है। और जो है शतपथ से जो आपका था ये भी यजुर्वेद ही था, ठीक है। तो सब लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है 32, गोपथ ब्राह्मण संबंधित, अभी पिछले प्रश्न बताया था यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। तो बताइए किससे संबंधित है? तो आपके गोपथ ब्राह्मण जो है आपके किससे? तो अथर्ववेद से, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है आपका 33, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, बताइए अथर्ववेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में या कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में? तो किसमें मिलता है आपका नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपके कठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 34, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? बताइए व्यास, रावी, चेनाब या झेलम। तो किसके साथ? तो चेनाब के साथ की जाती है। किसकी? तो अश्किनी की पहचान, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 35, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में और डी कहता है पंजाब में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो अफगानिस्तान से इसको चिन्हित करें जाए, किसको? वैदिक नदी कुंभा का स्थान, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? बताइए प्राकृतिक नियम है, मानवीय नियम है, कृत्रिम नियम है या सामाजिक नियम है? तो कौन सा नियम है? तो ये प्राकृतिक नियम होता है। ऋत का अर्थ होता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 37, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ, बताइए एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से या बिसोटून से? तो कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपके बोगजकोई से, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 38, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, और सी कहता है प्रकृति पूजा और यज्ञ था, और डी कहता है प्रकृति पूजा और भक्ति थी। तो बताइए राइट आंसर क्या था? वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 39, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी? तो किस नदी के तट पे? तो आपके पुरुषणी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इस नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। और इसका जो है आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम इसका है रावी। क्या? तो रावी, ठीक है। और अस्कनी किसका था? तो अस्कनी जो है आधुनिक नाम, अश्कनी का आधुनिक नाम जो हो गया चिनाब है, ठीक है। और पुरुषणी का जो है रावी, ठीक है, आप इसको रावी भी दे सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 40, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित बताइए, सभा, विधाता या समिति और उपरोक्त सभी? तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो क्या थी? तो सभा ही थी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 41, ये 10 जो आपके महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया? बताइए बुल्गारिया, पोलैंड, इजराइल, इटली। तो कौन निकल गया है? तो इटली, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन जो इससे निकल गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 42, भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता? बताइए हॉकी, महिला क्रिकेट और महिला कबड्डी, और डी कहता है निशानेबाजी में। तो किसमें? तो निशानेबाजी में, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 43, हाल ही में जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बताइए आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो कौन बना है? तो आपका तेलंगाना बना है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 44, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोक हल्दी को जो है भौगोलिक संकेत
जीआई टैग मिला बताइए, केरल के, मेघालय, तेलंगाना या असम के? तो कहाँ के? तो मेघालय के। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 45, कि देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। बताइए, सऊदी अरब, इराक, चीन, ईरान? तो कहाँ की? तो आपके ईरान की। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कहाँ की है? तो ईरान के। इनको किसका? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो नरगिस मोहम्मदी को। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जब 46, हाल ही में अनुमूला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? बताए, तेलंगाना, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो कहाँ के? तो तेलंगाना के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जब 47, हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? बताए, मुंबई, बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर, और डी कहता है चेन्नई। तो कहाँ पे? तो राइट आंसर आपके बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 48, किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए, ईरान के, अमेरिका के हैं, नॉर्वे के या फ्रांस के? तो कहाँ के? तो नॉर्वे के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 49, गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला एआई मॉडल लॉन्च किया? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। बताइए, किस नाम से लॉन्च किया है? तो जेमिनी से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 50, टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? बताइए, नरेंद्र मोदी को, जो बाइडेन को या सैम अल्टमैन को, और डी कहता है टेलर स्विफ्ट को? तो किसको? तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, कौन सा? तो टाइम मैगजीन ने। ठीक है, 2023 में जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 फसलों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी भाई बहन का अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई सुझाव है, वो चाहता है कि नहीं सर आप जो है डीप नॉलेज के साथ जो है अपनी क्लास लिए प्रैक्टिस सेट उसे नहीं चाहिए, उसको जो है एक टॉपिक वाइज चाहिए, तो कमेंट बॉक्स हमें जरूर बताएं। तो हम उसके आधार पर जो है आपको टॉपिक वाइज जो है आपको लेकर के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करेंगे तो हमारे परिवारों की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी और कई भाई बहनों के जो है उनका भला हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।